हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में कवर कर रहे हैं थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर का रिमेनिंग पार्ट। अब देखिए, आपको पता है कि मैंने नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच आपको करवा दी थी, जिसमें मैंने 3 क्वेश्चन कवर कराए थे। देखिए, पहले में हल्की सी दिक्कत हो गई थी, जो कि मैंने कमेंट में बता दिया था कि आपको क्या करना है, 12+5 करना था 17। मैंने गलती से क्या कर लिया था, माइनस कर लिया था, जिससे वो 7 आ गया था। बस वहाँ दिक्कत थी, लेकिन बाकी सारा पार्ट तो आपने थियोरटिकल कॉन्सेप्ट के साथ कवर किया था। तो आपको पता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन से आसानी हो गई थी। वैसे आज के पार्ट में कवर कर रहे हैं एमएम थ्योरी का पार्ट और ट्रेडिशनल अप्रोच का। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और एक बड़ा न्यूमेरिकल इसका क्वेश्चन भी कवर करेंगे, जिससे आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए, एक और बात कि मैं अनअकैडमी पे हूँ, आपको पता है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको वीडियोज में बता दिया था। लेकिन देखिए, लोगों को दिक्कत क्या हो रही है कि जब भी वो लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो एनरोल नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, याद रखिए, आपको चिराग एनटीए रेफरल कोड एंटर करना है, क्योंकि आपके लिए स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड की गई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। तो इसको आपको अनलॉक करने के लिए ये रेफरल कोड चिराग एनटीए एंटर करना पड़ेगा, तब जाके आप उन क्लासेस में एंटर कर पाओगे और सारी की सारी क्लासेस फ्री में देख पाओगे। तो इस मंथ के लिए आपके पास एक तरीके से बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तो इसको पीछे मत छोड़िए और जरूर ज्वाइन कीजिए। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, मुझे फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि उसके बाद आपको नोटिफिकेशन मिलती रहती है। ओके, और साथ में आपके लिए और भी बेनिफिट है। देखिए, अनअकैडमी लेकर आया ऑल इंडिया रैंकर समिट। ये किसके लिए रिलेटेड है? एनटीए यूजीसी नेट से रिलेटेड है। 13 मार्च और 14 मार्च को है। रजिस्टर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब देखिए, इसका क्या बेनिफिट होगा आपका, कि आपको पता है कि जिन्होंने भी नेट जेआरएफ में रैंक अचीव की है, क्रैक किया है, तो वो आपको बताएंगे कि उनकी जेआरएफ की जर्नी कैसे रही, किस तरीके से प्रिपरेशन आपको करना है, तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपको बताएंगे। पीएचडी के लिए आपको गाइड करेंगे, क्योंकि जनरली यही दिक्कत होती है, लोग क्या करते हैं, नेट या जेआरएफ क्लियर कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें ये नहीं पता रहता कि आगे क्या करना है। तो एनटीए यूजीसी नेट के बाद क्या कैरियर है वो आपको बताया जाएगा, और साथ में मोटिवेशनल टॉक भी होगी। और देखिए, जिन्होंने क्रैक किया है, रैंक अचीव किया है, तो उनसे अच्छा कौन आपको गाइड कर सकता है। तो रजिस्टर जरूर कर सकते हैं, लिंक आपको क्या दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी तरीके से आपका एक और बेनिफिट, अगर आपको लग रहा है कि आप फीस अवेल नहीं कर पा रहे, लेकिन आप में टैलेंट है, तो आपके लिए 100% स्कॉलरशिप रखी गई है। तो देखिए, एनटीए यूजीसी नेट के सब्सक्रिप्शन पर आपको 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो 14 मार्च को संडे 4 से 5 बजे कॉमर्स से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब देखिए, कॉमर्स से रिलेटेड है, तो इस तरीके से हर हफ्ते आपके कभी ना कभी टेस्ट हो रहे हैं, पेपर 1 से रिलेटेड भी हो रहे हैं, तो कॉमर्स से रिलेटेड भी है। अगर आपकी रैंक 1 या 2 आती है तो 100% स्कॉलरशिप मिलेगी सब्सक्रिप्शन पे। 3 से 10 आती है तो 75% स्कॉलरशिप। अगर 11 से 35 आती है तो 50% स्कॉलरशिप। और 36 से लेकर 150 आती है तो 25% स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है सब्सक्रिप्शन पर। अभी एनरोल कर सकते हैं, और देखिए, टर्म्स एंड कंडीशन एक बार आप जरूर रीड कर लेना। अब देखिए, इसके अलावा पेपर 1 की भी अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, कॉमन पेपर आपको पता है, तो यहाँ पर अभ्यास तलवीर सिंह जी द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है। कहने का मतलब, अभ्यास सीरीज का नाम है, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये 6 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, 12 बजे से 12 PM। ओके, ये जरूर याद रख लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबके दे रखे हैं, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी क्लासेस लेनी है, तो मैंने क्या बताया, चिराग एनटीए रेफरल कोड जरूर एंटर कर लेना। तो मैं हर दिन क्या करता हूँ, नॉर्मली नाइट में 10 से 11 बजे क्लासेस जरूर लेता हूँ, और नॉर्मली मॉर्निंग में मैं 11 से 12 बजे क्लास लेता हूँ। तो जरूर मुझे ज्वाइन करना, चिराग एनटी रेफरल कोड जरूर एंटर कर लेना। अब देखिए, ये बात कर रहा है किसकी, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, एमएम थ्योरी की, इन एब्सेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेस। देखिए, याद रखना कि जब भी हम एमएम थ्योरी की बात करते हैं, इन एब्सेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेस, तो वो किसका पार्ट कवर कर लेती है, एक तरीके से नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी की तरह होती है। अब आप बोलोगे सर, नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी हम भूल गए, तो मैं क्या बोलूंगा कि भैया ये याद रख लो, ये नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी का ही है। तो आपको पता है कि केडी और केओ कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब इसमें आपने क्या पढ़ा था, कि जब भी वैल्यू ऑफ फर्म होती है, वो हमेशा क्या रहती है, सेम ही रहती है, चेंज नहीं होती। अगर हम इक्विटी के साथ डेट मिक्स कर रहे हैं, तो फर्म की वैल्यू पे कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि फॉर्मूले से ही देख लो, ईबीआईटी अपॉन केओ, तो केओ आपका एक तरीके से फिक्स है, कांस्टेंट है। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी कांस्टेंट है। केडी तो चलो कांस्टेंट रहेगी रहेगी, और फर्म की वैल्यू पर भी असर नहीं हो रहा, अगर इक्विटी के साथ कितना भी डेट मिक्स करोगे। तो इसका मतलब जो असर हो रहा है वो किस पे हो रहा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे हो रहा है। तो आप देखिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे हम डेट का पार्ट मिक्स करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और फर्म की वैल्यू भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यानी कहने का मतलब, जितना भी कैपिटल स्ट्रक्चर है, वो सारा का सारा ही ऑप्टिमम है। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये पर्टिकुलर ऑप्टिमम है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको ऑप्टिमम माना गया है, अज्यूम किया गया है। तो इसका मतलब कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे यही इसकी एक तरीके से देखिए, थोड़े से पार्ट दे रखे हैं थ्योरेटिकल, वो कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोलता है कि अगर कॉर्पोरेट टैक्स नहीं होगा, तो उस केस में चेंजेस इन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एनी फर्म डू नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। तो देखिए, सेम नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी की तरह हो गया।
फिर साथ में क्या बोलता है कि देखिए कैपिटल मार्केट परफेक्ट है, इसका मतलब जितने भी इन्वेस्टर है उनमें दिमाग है, वो विवेकशील है, वो ज्ञानी है, वो रैशनल है, इसका मतलब उनके पास एक समझ है, सोच है, उसके अकॉर्डिंग वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको पता है कि क्या इक्विटी खरीदनी है, क्या बॉन्ड खरीदने हैं। ओके, फिर इन्होंने क्या बोला कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं होती, पर अब रियल में दिमाग लगाइए कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो होगी। तो देखिए पुरानी अप्रोचेज हैं एक तरीके से, 1940 शायद 1950 16 से रिलेटेड अप्रोचेज हैं। तो अभी तो आपको पता है कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है, लेकिन उस वक्त के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया कि कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं होगी, यानी कोई भी सेलिंग या बाइंग कॉस्ट नहीं होगी। जबकि आपको पता है कि अभी तो क्या होता है, ब्रोकरेज कॉस्ट होती है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगता है, ये सारा पार्ट तो होता ही है। फिर देखिए क्या बोल रहा है कि उन्होंने बोला जितनी भी फर्म्स है उनको होमोजेनियस रिस्क क्लासेस में बांट दिया जाएगा, कि ए क्लास में 4 कंपनी, बी क्लासेस में कितनी है, 10 कंपनी है। तो उनके एक तरीके से स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, उनके हम बोल सकते हैं कि रिस्क के अकॉर्डिंग, रिस्क क्लास के अकॉर्डिंग अलग अलग क्लासेस में बांट दिया जाएगा, कि ए क्लास में 4 कंपनी, बी क्लास में 10 फर्म्स हो गई, 10 कंपनीज हो गई, सी क्लास में 20 कंपनियां हो गई, इस तरीके से हो गया। अब देखिए जो 4 कंपनियां, ये 10 कंपनियां, 20 कंपनियां, तो ये 4 कंपनियां, इनकी कैटेगरी सेम रहेगी, यानी इनकी रिस्क सेम रहेगी। जो ये 10 कंपनियां, इनकी आपस में क्या रहेगी, रिस्क सेम रहेगी। ठीक है, पर आपको पता है कि रियल में ऐसा नहीं होता, अलग अलग कंपनी की रिस्क क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। फिर देखिए क्या बोल रहा है, फॉर वैल्यूएशन ऑफ फर्म द एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑल इन्वेस्टर अबाउट द नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ द फर्म आर सेम। तो इसका मतलब जब भी हम क्या करते हैं, ऊपर वाले पार्ट में कवर करते हैं, और मैं आपको फॉर्मूले में बताता हूँ कि ईबीआईटी अपॉन केओ होता है। तो अगर हम ईबीआईटी की बात करेंगे तो सबकी ऑपरेटिंग इनकम सेम ही रहेगी, ये बोला जाता है। पर रियल में बताइए क्या सबकी नेट ऑपरेटिंग इनकम सेम रहेगी? ठीक, या इन्वेस्टर की क्या सबके लिए एक्सपेक्टेशन सेम रहेगी कि सबकी ऑपरेटिंग इनकम सेम है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसमें बोल दिया गया। फिर बोल रहा है कि कॉर्पोरेट टैक्स नहीं होता, पर आपको बताइए कॉर्पोरेट टैक्स होता है। तो इस केस में फिर देखिए वो क्या है, अपनी सेकंड हाइपोथेसिस लिखा है, यानी सेकंड थ्योरी लिखा है, जिसमें क्या बोला, कॉर्पोरेट टैक्स होता है। तो अभी आएगा सेकंड वाला पार्ट, जिसमें मैंने फॉर्मूला भी कवर किया है और एक क्वेश्चन भी कवर किया है। सेवंथ, ऑल द प्रॉफिट ऑफ फर्म आर डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज पे आउट रेशियो इज 100%। और एट्थ क्या बोल दिया कि जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है वो आसानी से लोन प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कोई और पर्सन प्राप्त करता है या कोई फर्म प्राप्त करती है, वैसे की वैसे सेम इंडिविजुअल इन्वेस्टर प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए इसमें एक और पार्ट आता है एग्जाम में, या आपने मेरे एमसीक्यूज कवर करे होंगे। तो एमएम हाइपोथेसिस में कौन सी अप्रोच आती है, आर्बिट्रेज अप्रोच आती है। कौन सी आती है? आर्बिट्रेज अप्रोच आती है। आर्बिट्रेज का मतलब ये होता है कि मार्केट में कुछ ना कुछ क्या है, डिस्क्रिपेंसी है। डिस्क्रिपेंसी होने की वजह से आप क्या कमा सकते हो, प्रॉफिट भी कमा सकते हो। यही हो गया एक तरीके से। तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि आप शॉर्ट टर्म में कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन हो रहा है, जो आप समझ सकते हो, क्योंकि सारे के सारे इन्वेस्टर रैशनल है। तो वो शॉर्ट टर्म में क्या कर सकते हैं, उस मार्केट की अपॉर्चुनिटी को बुना सकते हैं और उसके थ्रू प्रॉफिट कमा सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल के फॉर्म में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि देखिए मान के चलिए कि अगर आप एक ही कंपनी के इक्विटी और बॉन्ड्स खरीद के बैठे हैं, या इक्विटी बॉन्ड्स आपके पास है, इक्विटी की वैल्यू अगर जल्दी गिर जाती है और बॉन्ड की वैल्यू को गिरने में 10 से 15 दिन लगते हैं, इक्विटी 1-2 दिन में गिर जाते हैं। तो आपको पता है कि अगर उसकी वैल्यू लो हो गई इक्विटी की, तो आप क्या करोगे, उनको बाय कर लोगे, क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म की फ्लक्चुएशन पता चल गई। और बॉन्ड क्या होते हैं, 10 से 15 दिन लगते हैं गिरने में, तो उससे पहले ही आप क्या कर दोगे, उनको सेल कर लोगे, ताकि आपको लॉस नहीं हो। तो आपने देखिए लोअर कॉस्ट पे इक्विटी को खरीद लिए, और आपने क्या कर दिया, हायर पे वो बेच दिया, क्योंकि आपको पता है कि बॉन्ड 10-15 दिन बाद गिरने वाले, तो उससे पहले ही आपने बेच दिया। तो आपने मार्केट की जो भी डिस्क्रिपेंसी थी, जो आपको पता चल गई, उसको बुना लिया और उसके थ्रू प्रॉफिट कमा लिया। तो इसलिए बोलते हैं कि एमएम हाइपोथेसिस में क्या होता है, आर्बिट्रेज। और एक ये भी कॉन्सेप्ट माना जाता है कि जब इसमें बोल दिया कि ईबीआईटी सेम होती है, कैपिटल स्ट्रक्चर चाहे अलग अलग हो, अलग अलग कंपनीज का कैपिटल स्ट्रक्चर अलग हो, लेकिन एक का कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है, जैसे एक का 10 लाख है, एक का 15 लाख है, इस तरीके से हो गया मान के चलिए। लेकिन आपको बोल रहा है कि ईबीआईटी का लेवल सेम है। अगर एक का डेट का पार्ट ज्यादा है, तो दूसरे की इक्विटी से सेट ऑफ हो रहा है, दूसरे का क्या पता इक्विटी का पार्ट ज्यादा होगा, तो बोल रहा है अपने आप वो सेट ऑफ हो जाता है। तो एक तरीके से आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाती है, किसके पास, इन्वेस्टर के पास आ जाती है। ठीक, अब बी पॉइंट में क्या बोल रहा है, एमएम थ्योरी क्या बताती है कि कॉर्पोरेशन टैक्स का पार्ट था। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने अपनी बेसिक थ्योरी को चेंज कर दिया 1963 में, और कॉर्पोरेट टैक्स को उन्होंने रियलिटी माना। उन्होंने ये माना कि कॉर्पोरेट टैक्स का अगर डिटर्मिनेशन करेंगे, लेंगे, तो इंटरेस्ट क्या आपका टैक्स से डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगी, लो। मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाइज बताया कि अगर आप ईबीआईटी में इंटरेस्ट लेस करोगे, फिर उसके बाद अगर आप टैक्स लेस करोगे, तो आपको बताया कि आपका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो एक तरीके से क्या आएगा, इंटरेस्ट का पार्ट है तो कम आएगा। लेकिन अगर आप उसमें इंटरेस्ट लेस नहीं करोगे, इंटरेस्ट है ही नहीं, आप सारी की सारी ऑल इक्विटी फर्म हो, तो आपका टैक्स ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब क्या है, डेट को मिक्स करके हम शेयर होल्डर्स की रिटर्न को मैग्नीफाई कर सकते हैं, ये बोल रहा है। देयरफॉर इफ एनी फर्म यूजेस डेट्स इन कैपिटल स्ट्रक्चर, इट लीड्स टू रिडक्शन इन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ फर्म। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है, दे एक्सेप्ट दैट टोटल वैल्यू ऑफ लीवरेज फर्म इज हायर देन नॉन लीवरेज फर्म। अगर आपने ये पार्ट नहीं देखा, तो मेरा एक तरीके से आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का पार्ट कवर कर लेना,
आप मेरा इसी तरीके से कैपिटल गियरिंग का पार्ट कवर कर लेना, या रिसेंट अभी आप अनअकैडमी पर जाना, वहाँ पर मैंने ये पार्ट कवर करा रखा है पूरा एग्जाम्पल के साथ। ये वैसे मैंने पार्ट वहाँ पर भी कवर कर रखा है, तो एक बार आप देख सकते हैं, आपको पूरा पार्ट मिल जाएगा। ओके, अब देखिए फॉर्मूला क्या है, वी यू मतलब वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म। अनलीवर्ड का मतलब क्या हो गया, ऑल इक्विटी वाली फॉर्म की बात कर रहा है। तो देखिए फॉर्मूला क्या हो गया, EBIT इंटू वन माइनस टी। क्यों? क्योंकि टैक्स का कॉन्सेप्ट ये मान रहा है, पहले नहीं मानता था। अब देखिए यहाँ पे केओ क्यों नहीं लिया, आप तो बोलोगे कि सर आपने नेट ऑपरेटिंग इनकम बताई, आपने जनरल उसमें क्या लिया, वी जब लिया तो क्या लिया था, EBIT अपॉन केओ। आपने टैक्स क्यों नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स नहीं माना जाता था। ओके, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब ये वाली अप्रोच मैं बता रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, तो ये हमेशा नेट इनकम थ्योरी का पार्ट ले लेता है, और नेट इनकम थ्योरी ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करता है, और वो जनरली ये बोलता है कि फर्म की वैल्यू बढ़ती है, जैसे डेट को मिक्स करते हैं तो फर्म की वैल्यू बढ़ती है, और जो केओ है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होगी ही होगी। ऐसे नेट इनकम थ्योरी में बोला गया है, तो MM थ्योरी भी इसी को ही डिनोट कर रही है कि फर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी, रिडक्शन होगी, अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का यूज करोगे। ओके, ये पार्ट आ गया। एक मिनट, अब मैं थोड़ा नीचे कर लूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने के ही क्यों लिया, क्योंकि आप सोचिए कि जो अनलीवर्ड फर्म है उसमें सारा इक्विटी का पार्ट होता है, तो उस केस में के ई किसके बराबर होगी, केओ, क्योंकि केडी तो निल है, केडी तो निल है, केडी है ही नहीं। ओके, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आ गया EBIT इंटू वन माइनस टी अपॉन के। लेकिन देखिए जैसे हम लीवर्ड फर्म की बात करेंगे कि मान के चलिए एक इक्विटी वाली फर्म है सारी, और एक फर्म है जिसमें इक्विटी के साथ डेट भी होता है, तो उसकी कैसे निकलेगी कि जो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म है उसका सारा पार्ट ले लो, क्योंकि आपको पता है कि EBIT का लेवल तो सेम ही होता है सब में, ऐसा मान के चल रहे हैं कि पहली फर्म में और दूसरी फर्म में EBIT का लेवल सेम है, तो उसकी वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म ले लो, और साथ में जो डेट इंटू टैक्स रेट कर दो, क्या कर दो, अमाउंट ऑफ डेट इंटू टैक्स परसेंटेज, तो वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब इसको देखिए हम क्या करते हैं, एक बार इस MM थ्योरी के क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल सा पार्ट है, देखिए कोई भी अपना कट नहीं हो रहा, एडिट का पार्ट नहीं हो रहा कि मैं 2-4 बार कट कर रहा हूँ, नॉर्मल सा पार्ट है। तो एक बार ये क्वेश्चन 4 कवर कर लेते हैं, एक मिनट। तो देखिए देर आर टू फर्म्स R and S which are identical except that R does not use any debt in its capital structure while S has rupees 5 lakh 10% debenture in its capital structure। ठीक है, चलिए रेड ही ले लेता हूँ एक बार। तो देखिए आपको पता है कि यहाँ पे R फॉर्म है और यहाँ पे S फॉर्म है, ये बोल रहा है R जो फॉर्म है वो क्या करती है, कुछ भी डेट का यूज नहीं करती, तो ये ऑल इक्विटी है, और जो S है वो क्या है, इक्विटी की फॉर्म भी है और उसमें डेबेंचर भी है। कह रहा है ना, वाइल एस हैज रुपीज 5 लाख 10% डिबेंचर इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब इक्विटी के साथ डेट भी है, ये मत सोचना कि इक्विटी नहीं है, यहाँ पे उसके डिबेंचर्स भी हैं और इक्विटी भी है, एस का ये बोल रहा है। बोथ द फर्म हैव अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ रुपीज 2 लाख, दोनों की सेम है, एंड द कैपिटलाइजेशन रेट इज 12%। अब देखो कैपिटलाइजेशन रेट कितनी है, 12% है, यानी के की रेट। Assuming the corporate tax of 30%, calculate the value of these firms according to MM hypothesis। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो आर है वो क्या है, अनलीवर्ड फॉर्म है, और जो एस है वो कौन सी फॉर्म है, लीवर्ड फॉर्म है। लीवर्ड फॉर्म मतलब क्या हो गया, जो इक्विटी के साथ क्या करती है, डेट का पार्ट मिक्स करती है, और डेट के थ्रू क्या करती है, वो शेयर होल्डर की रिटर्न्स को मैग्नीफाई करती है, थोड़ा बढ़ाने का काम करती है। तो वीयू का फॉर्मूला आपको पता है, EBIT, ठीक है, इंटू वन माइनस टी अपॉन के, यही आता है। के ये याद रख लेना ना, क्योंकि यहाँ पे केडी का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, तो के इक्वल टू क्या हो जाता है, के हो जाता है। आपको पता है EBIT कितनी है, 2 लाख की है, ये आपको पता चल गया, इंटू वन माइनस क्या, 0.30 है। अब देखिए मैंने तो सीधा आंसर लिखा हुआ है, क्योंकि अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो टाइम लग जाएगा। 2 लाख का 70% तो सबको पता है कितना होता है, 1,40,000 होता है। 1,40,000 अपॉन 0.12, देखो 0.12 क्यों करा है, क्योंकि आपको पता है कि 12% है, या तो 12% करके इंटू 100 कर लेता, या 0.12 ही ले रहा हूँ। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 11,66,667 समथिंग, इतना ही आएगा, 11,66,667 ये आ गया। अब देखिए वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म निकाल रहा हूँ, तो किसकी निकाल रहा हूँ, एस की, क्योंकि एस तो 10% डिबेंचर भी यूज कर रही है 5 लाख रुपीज के। तो इस केस में आपको पता है कि क्या हो जाएगा फॉर्मूला, VU प्लस डी इंटू टी डी टी, ये बताया था। तो देखिए 11,66,667 प्लस डी कितने हैं, 5 लाख रुपीज के आपको दिख रहे हैं, और टैक्स कितना है, 30% है, तो 5 का 30% कितना होता है, 1,50,000। तो 11,66,667 में हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 1,50,000, तो कितना हो जाएगा टोटल मिला के, ये मैं एक बार जोड़ देता हूँ, देख के ही बता रहा हूँ, देखो सीधी सी बात है, जल्दी कैलकुलेट करना है, नहीं तो आपका टाइम लगता है एक तरीके से, और हमें क्या करना है, जल्दी सारा पार्ट कवर करना है। तो देखिए ये हो गया, तो ये वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म है आर की, और ये वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म है एस की, इस तरीके से आपको कवर करना था। तो आर और एस से रिलेटेड ये निकल के आ गया, सिंपल सा पार्ट। ओके,
तो ये आपका पार्ट हो गया। अब चलते हैं किसकी तरफ, एक मिनट। अब चलते हैं अपन ट्रेडिशनल थ्योरी की तरफ। देखिए जब भी हम ट्रेडिशनल थ्योरी की बात करते हैं, ट्रेडिशनल थ्योरी क्या है, मिड पाथ है नेट इनकम थ्योरी का और नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी का। तो इसका भी मैंने क्वेश्चन कवर किया है, पर देखिए इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये ट्रेडिशनल थ्योरी क्या है, इसका क्वेश्चन करवाओ तब समझ में आएगा, ऐसे तो ये समझ में नहीं आया, आपने बस थ्योरी लिख दी। तो इसलिए मैंने इसका क्वेश्चन कवर किया है। देखिए इसको इंटरमीडिएट अप्रोच या मिड पाथ बोलते हैं, एनआई थ्योरी और एनओआई थ्योरी का। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। ये बोलता है कि जो कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल होती है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से लोअर होती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, डेट कैपिटल का प्रोपोर्शन कैपिटल स्ट्रक्चर में बढ़ा देंगे, पर कितने तक, एक सर्टेन लिमिट तक, जिससे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाए और फर्म की वैल्यू बढ़ जाए। देखिए सारी फर्म की ये अप्रोच होती है कि फर्म की वैल्यू को बढ़ाना है और जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसको रिड्यूस करना है। तो इसलिए हम इक्विटी के साथ क्या करेंगे, इस एक्सटेंट तक डेट का पार्ट मिक्स करेंगे कि जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो जाए और फर्म की वैल्यू बढ़ जाए, यानी एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर आ जाए। लेकिन एक पॉइंट बाद डेट नहीं बढ़ाने, क्योंकि अगर वो बढ़ाने लग गए तो डेट का पार्ट ज्यादा आ जाएगा, यानी कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ जाएगी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो जाएगी, एक तरीके से कवर नहीं हो पाएगी या शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन कवर नहीं हो पाएगी। तो हम क्या बोलेंगे, जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन और ज्यादा होती जाएगी, तो वो पार्ट आ जाएगा। तो बट आफ्टर सर्टेन लिमिट द इंक्रीज इन डेट कैपिटल लीड्स टू राइज इन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फॉल इन टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। A rational or appropriate mix of debt and equity minimizes overall cost of capital and maximizes value of firm. Thus, this theory accepts the idea of existence of optimum capital structure. अब देखिए ये कैसे अलग है। जब हम एनआई थ्योरी की बात करते हैं तो हम क्या बोलते थे, के ई कॉन्स्टेंट है। जब हम एनओआई थ्योरी की बात करते थे तो उसमें हम क्या बोलते थे कि जो के ई है वो बढ़ रही है, क्योंकि आपने उसका डायग्राम देखा तो आपको पता है कि के डी आता है और यहाँ पे के ओ कॉन्स्टेंट रहता है, किसमें, एनओआई थ्योरी में। जब आपने एनआई थ्योरी नेट इनकम अप्रोच देखी तो के डी तो कॉन्स्टेंट रहता है और जो के ई है इसमें कॉन्स्टेंट रहता है, और जो के ओ है वो ऐसे गिर रहा था, आपको ध्यान हो तो, ये के ओ है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और के ई क्या रहती थी, कॉन्स्टेंट। इसमें जो वो के ई ऊपर हो रही है और के ओ कॉन्स्टेंट है एनओआई में। और एनआई में आप देख सकते हो कि जनरली क्या है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि एनओआई में कोई ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट ही नहीं रहता, फर्म की वैल्यू क्या रहती है, चेंज नहीं होती। जो चेंज होता है वो किस में होता है, केई में जनरली चेंज होता है, और यहाँ पे केई में चेंज नहीं होता, यही पार्ट है। तो उसका मिड पाथ क्या बता दिया कि हम इक्विटी के साथ डेट मिक्स करेंगे और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रुक जाएंगे। तो ट्रेडिशनल थ्योरी में 3 स्टेज आती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसको अगर मैं चाहूँ तो एक डायग्राम के थ्रू बना के बता सकता हूँ, तो डायग्राम की जगह यहाँ देख लेते हैं। देखो यहाँ मैंने बोला कि मान के चलो ये पार्ट है, एक बार थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में जिससे आपको थोड़ी अप्रोच पता चल जाएगी। देखो मैं एक बार देख के ही थोड़ा सा बना लेता हूँ। देखो ये बोलता है कि जब हम फर्स्ट स्टेज पे होता है तो के ई बिल्कुल मिनिमाइज होती है, बिल्कुल हल्की सी बढ़ती है या बढ़ती ही नहीं है मान के चलिए। फिर सेकंड पे थोड़ा बढ़ना चालू करती है और थर्ड स्टेज पे तो बहुत ज्यादा हो जाती है, ये पॉइंट है। और केओ क्या होती है आपकी, शुरू में रिड्यूस होती है, फिर एक पॉइंट बाद क्या होती है, वो बढ़ना चालू कर देती है। ये आपकी केओ हो गई, ऐसे दे रखा है इसमें। और जो केडी दे रखा है वो आपकी कांस्टेंट रहती है, लेकिन एक पॉइंट बाद वो भी क्या होती है आपकी, बढ़ने लग जाती है, बोल रहा है। तो जैसे ये बोल रहा है कि मान के चलिए फर्स्ट स्टेज है, ये आपकी सेकंड स्टेज है, तो ये फर्स्ट स्टेज है, सेकंड, अब सेकंड पे आके आपको रुकना है, तो यही आपका ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाएगा। क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि सब फर्स्ट स्टेज पे होते हैं तो केडी क्या रहती है आपकी, लोअर रहती है, किसके कंपैरिजन में, के के कंपैरिजन में, ठीक है, ऐसे बोला जाता है। तो इस केस में क्या होता है, एक तरीके से वो आराम से शेयर होल्डर की रिटर्न को मैग्नीफाई कर रही होगी। लेकिन दूसरे पार्ट में आपको पता है कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पॉइंट बढ़ता जाता है, थोड़ा थोड़ा पॉइंट बढ़ता जाता है, लेकिन तब भी आप आराम से फर्म की वैल्यू को मैक्सिमाइज कर पा रहे हो, ऐसे बोल रहा है। लेकिन थर्ड स्टेज में क्या बोल रहा है कि आप फर्म की वैल्यू को मैक्सिमाइज नहीं कर पाओगे और फर्म की वैल्यू तो डाउन चली जाएगी। क्यों, क्योंकि आपकी हर चीज बढ़ती जा रही है, के ओ भी बढ़ रही है, के ई भी बढ़ रही है, के डी भी बढ़ रही है साथ में, और के ओ भी क्या हो रही है, एक पॉइंट तक बढ़ती जा रही है, तो आपकी हायर कॉस्ट आ जाएगी। ये पॉइंट था। अब इसको हम कवर करते हैं किसकी तरह, किसके लिए, हम करते हैं क्वेश्चन की तरफ कवर करते हैं, क्वेश्चन की तरफ नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ कवर करते हैं, जिससे आपको पूरा पार्ट समझ में आ जाएगा। तो देखिए ट्रेडिशनल थ्योरी है क्वेश्चन 5, क्योंकि आपको पता है कि 3 क्वेश्चन हमने एनआई और एनओआई के कवर किए और ये 2 क्वेश्चन आज कवर कर रहे हैं। तो देखिए कंप्यूट द टोटल वैल्यू ऑफ अल्फा लिमिटेड, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। नेट ऑपरेटिंग इनकम यानी आपको ईबीआईटी दे रखी है 3,30,000, टोटल इन्वेस्टमेंट आपको दे रखी है 20,00,000, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, अब देखिए आपको खुद भी फर्क पता चल जाएगा, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट मतलब केई। अगर फर्म कोई भी डेट का यूज नहीं करती तो केई 11% है, कितनी, 11%। अगर कंपनी 10 लाख रुपीज के डिबेंचर्स का यूज करती है तो केई 12% है, ओके याद रख लेना। अगर कंपनी 15 लाख के डिबेंचर का यूज करती है तो केई 15% है, तो 11 12 15, 11 12 15। आप देखिए कभी केई में मैंने चेंज बताया कि आपको,
नहीं, मैंने कभी आपको नेट इनकम थ्योरी में केई में चेंज बताया? नहीं बताया। ठीक है। हाँ, नेट ऑपरेटिंग इनकम में आप बोल सकते हो कि केई निकलती थी, तो वो तो केई तो किसकी वजह से, डेट की वजह से कम ज्यादा हो रही थी। तो वैसे ही देखिए ये मिड अप्रोच हो गई, क्यों? क्योंकि यह बोल रहा है कि अगर डेट का यूज नहीं कर रहे तो केई क्या है 11%, डेट का यूज कर रहे हो तो केई क्या है 12%, डेट का यूज बढ़ाते जा रहे हो तो केई भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये पार्ट आपको पहली बार देखने को मिला। तो ट्रेडिशनल अप्रोच की कैलकुलेशन हमेशा नेट इनकम थ्योरी की तरह ही होती है। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ता है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी पड़ती है। उसमें आप डेट को प्लस करोगे, याद रख लेना, तो क्या निकल के आएगा, आपकी वैल्यू ऑफ फर्म निकल के आएगी। वैल्यू ऑफ फर्म से क्या निकल के आता है, केओ निकल के आता है। ये याद रख लेना, वैल्यू ऑफ फर्म से क्या निकल के आता है, केओ। और केओ का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ईबीआईटी अपॉन वी। क्या होता है, ईबीआईटी अपॉन वी। अज्यूम दैट 10 लाख डिबेंचर्स कैन बी रेज्ड एट 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए और थोड़ा चेंज आपको दिखा, वेयर एस रुपीज 15 लाख डिबेंचर कैन बी रेज्ड एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। कि अगर हम 10 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करेंगे तो उस पर इंटरेस्ट की रेट होगी 6%, और 15 लाख के डिबेंचर पे 8%। आपने ये भी पहले नहीं देखा था, जब आप देखते थे कि 10 की जगह डिबेंचर 5 लाख के बढ़ गए तो केडी आपकी कांस्टेंट ही रहती थी, क्या रहती थी। लेकिन जब मैंने भी आपको ट्रेडिशनल थ्योरी का ये बात बताया, कहाँ गया, ये रहा, तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बताया, तो मैंने क्या बताया, देखो केडी भी बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, तो आपकी 6% थी, उसके बाद 8% हो गई। ऐसे पहले आप डेट का यूज नहीं कर रहे थे, ऐसा हो गया। तो उस केस में हम क्या कवर करेंगे, क्वेश्चन कवर कर रहे हैं ये वाला पार्ट, इससे आपको पता चल जाएगा। अब देखिए मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, मैं आपको ऊपर बार बार बताता रहूंगा, और थोड़ा सा एक बार इसको इरेज कर देता हूँ जिससे आपको आराम से प्रॉपर पार्ट दिखता रहे। ओके, क्योंकि फॉर्मूले तो साथ साथ कवर कर ही लेंगे ना अभी। अब देखिए ओनली आपका 5 से 10 मिनट का पार्ट है। इसी टाइप से अगर आपको बिजनेस फाइनेंस के और भी पार्ट चाहिए या आपको लीगल एस्पेक्ट के चाहिए तो अनअकैडमी पर जरूर आ जाना, क्योंकि वहाँ पे तो आपकी डेली कंटिन्यू क्लास हो ही रही है। देखिए यूट्यूब पे भी मैं प्रोवाइड करता ही जा रहा हूँ, हर 2-3 दिन में मैं प्रोवाइड करता ही करता हूँ। लेकिन साथ में आप यहाँ पर भी आपको देखने को रोज मिल जाएगी रेगुलर फ्री स्पेशल क्लासेस है। चिराग एनटीए रेफरल कोड जरूर एंटर कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब देखिए 3 केस आ गए, पेन लेते हैं। पहला है आपका नो डेट, दूसरा है आपका 10 लाख के डिवेंचर, तो 6% डिवेंचर्स जो कि 10 लाख के हैं, और तीसरा है आपका 8% डिवेंचर्स हैं 15 लाख के। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ईबीआईटी। अब ईबीआईटी ऊपर देखिए नेट ऑपरेटिंग इनकम 330 है, तो मैंने तीनों में लिख ली। अब केस देखना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। वैसे अगर आप एनआई थ्योरी में देखते हो तो क्या बोलता है, कितने भी डेट बढ़ाओ, डेट बढ़ाते जाओ तो फर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी और ओवरऑल कॉस्ट केओ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ऐसे बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए डिबेंचर्स की जो इंटरेस्ट की रेट है 6 से फिर 8 हो गई, यही एक तरीके से गड़बड़ कर देगी। और 8% बढ़ने से क्या होगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखना बढ़ जाएगी और फर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप खुद देख लेना, आपको खुद पता चल जाएगा। तो देखिए 330 माइनस क्या करेंगे, आपको पता है इंटरेस्ट, इस पे तो नो डेट है तो इंटरेस्ट होगा ही नहीं। इस पे 10 लाख के 6% है तो क्या होगा आपका 60,000। और ये अपने 15 लाख के डिबेंचर्स हैं, आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन चालू हो रहा है, तो देखिए 15 लाख का 8% 120, 1,20,000 आ गया। ये 330, ये आ गया आपका 270, और ये आ गया आपका 2,10,000। मैं चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल ठीक है। तो ये अपना हो गया अपना ईबीटी। आप बोलते हो सर मार्केट वैल्यू इक्विटी का फॉर्मूला क्या है, तो मैं बोलता हूँ ईबीआईटी माइनस आई अपॉन के ई। अब आपको पता है कि डिवाइड क्या कर दोगे आप, के ई से। अब देखिए के ई क्या थी, आपको ये पता है कि 11 थी, 12 थी, 15 थी। तो जब डेट का यूज नहीं था वो 11 थी, जब डेट का यूज था और 6% डिवेंचर थे तो 12% थी, और 8% डिवेंचर वाले 15 लाख के थे तो वो 15% थी। ओके, तो जैसे आप डिवाइड करोगे 330 अपॉन 11 इंटू 100 करोगे, अपॉन 0.11 करोगे तो एस आएगा। एस का मतलब क्या हो गया, ई बी आई टी माइनस आई अपॉन के, यही करते हो तो देखो यही करा मैंने लेस, ये आ गया अपना ई बी टी। ओके, तो 330 अपॉन 11, अब देखो मैं फटाफट देख के बता देता हूँ क्योंकि नहीं तो टाइम लगेगा, वही कैलकुलेटर में मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा या कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, तो वही आपका टाइम जाएगा। इससे अच्छा मैं फटाफट बता देता हूँ। तो देखिए 30 लाख, 22,50,000 और 14 लाख आ गया। इसके साथ क्या मिक्स कर देंगे, डेट। अब आपको पता है कि यहाँ तो है ही नहीं, तो नहीं है, तो वैल्यू ऑफ फॉर्म कितनी आई, 30 लाख। आपने क्या बोला, 6% डिबेंचर लिए, तो देखो वैल्यू ऑफ फॉर्म बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि डेट कितने हैं, डिबेंचर कितने हैं, 10 लाख के। तो आप देख सकते हो कितने हो गए, 32,50,000। तो आप देख सकते हो पहले से कंपेरिजन करके 2,50,000 बढ़ गए। पर अब देखिए यहाँ पे 14 लाख है, डिबेंचर्स कितने 15, तो 14 + 15 कितने होते हैं, 29 लाख। तो देखिए इससे अगर कंपेयर करोगे तो कम हो गई, अगर बेस से कंपेयर करोगे एक तरीके से तो क्या हो गई, कम हो गई। क्यों कम हुई, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे 8% डिवेंचर का पार्ट भी आ रहा है और साथ में के भी 15% आ रही है, के भी क्या आ रही है। तो इन दोनों की वजह से एक तरीके से चेंज हुआ है।
तो के भी बढ़ रही है और के डी भी बढ़ रही है। के भी देखो 12 से 15, 11 से 12, 0 से 6, 6 से 8, इस तरीके से बढ़ रही है। तो हम एक पॉइंट पे आके रुकेंगे, तो हम कहाँ रुकेंगे, यहाँ पे रुक जाएंगे आके। तो हम सेकंड स्टेज पे आके रुक जाते हैं। अगर आप के की बात करोगे तो के का फॉर्मूला क्या है, ई बी आई टी अपॉन वी। तो ई बी आई टी कितनी है आपको पता है, 330 है। वी कितना है अभी निकाल लिया अपन ने, देखिए 330 अपॉन 30 लाख। अब आपको परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100 कर देना जरूर, तो 11% आ जाएगा। फिर देखिए मैं बोलता हूँ 330 ई बी आई टी है ना, वैल्यू कितनी है 32,50,000, ये आपको दिख रही है, इंटू 100 कर देना, तो ये आ गया अपना 10.15%। फिर इसी तरीके से आप 330 अपॉन 29 लाख इंटू 100 कर देना, तो ये कितना आ गया आपका 11.38%। आप देखो आप खुद कि यहाँ 11 से 10.15%, तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो गई, फर्म की वैल्यू बढ़ गई, तो आप यहाँ के रुक जाओगे। लेकिन आप यहाँ पे बढ़ोगे नहीं, क्योंकि वो 11 से 11.38 हो रही है और वैल्यू 30 से 29 हो रही है, तो 1 लाख की वैल्यू तो फर्म की कम हो रही है और ओवरऑल कॉस्ट भी 0.38% बढ़ गई। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट, जो कि मेरे हिसाब से देखो आपको कोई जनरली प्रोवाइड नहीं करता। सी एस की वीडियोस में तो जनरली हो ही जाता है, लेकिन नेट कॉमर्स की वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलता कि आपको क्वेश्चन के साथ कोई कॉन्सेप्ट यूँ इस तरीके से क्लियर कराए। तो देखिए एफर्ट लगता है, आपको पता है, हर पर्टिकुलर चीज़ में, पीडीएफ बनाने में, उसको अरेंज करने में, आपको प्रोवाइड करने में, सब कुछ देने में। तो एफर्ट को लाइक जरूर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मेरी इस बार रीच थोड़ी क्या हो गई है, कम हो गई है। कुछ वजह से कम हो गई होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग शेयर करें जिससे औरतों की वीडियो पहुँच सके। ओके, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।